हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे नूर जहां के इन्फ्लुएंस के बारे में। सो नूर जहां's इन्फ्लुएंस इन जहांगीर्स कोर्ट, मतलब जहांगीर के कोर्ट में नूर जहां का क्या इन्फ्लुएंस था, इसके बारे में जानेंगे। मेहरुन्निसा, अब मेहरुन्निसा कौन थी? एक्चुअली मेहरुन्निसा जो है ना, वो नूर जहां ही थी। नूर जहां का ओरिजिनल नाम था मेहरुन्निसा, लेकिन बाद में इनको टाइटल दे दिया गया नूर जहां का। मेहरुन्निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। मेहरुन्निसा ने किनसे शादी की थी? एम्परर जहांगीर से। कब की थी? 1611 में की थी। तो एक बार हायरार्की को रिकॉल करो। बाबर का बेटा हुमायूं एंड हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर। तो जो ये जहांगीर है, इससे ही नूर जहां ने शादी की थी, राइट? या ये कह लो, इससे ही मेहरुन्निसा ने शादी की थी 1611 में। और जब मेहरुन्निसा की शादी जहांगीर के साथ हो गई थी, लेटर ऑन शी रिसीव्ड द टाइटल नूर जहां। शादी के बाद मेहरुन्निसा को कौन सा टाइटल दिया गया? नूर जहां का टाइटल दिया गया। नूर का मतलब क्या होता है? लाइट। एंड जहां का मतलब क्या होता है? दुनिया, मतलब वर्ल्ड। तो नूर जहां का मतलब क्या हुआ? लाइट ऑफ वर्ल्ड, राइट? शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। नूर जहां अपने हस्बैंड जहांगीर के लिए काफी लॉयल रही, हमेशा काफी सपोर्टिव थी। As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own titles on one side and on the other the inscription struck in the name of the Queen Begum Noor Jahan. Since Noor Jahan was very much loyal and supportive towards her husband Jahangir, so in regard, या ये कह लो कि उनकी वाइफ इतनी लॉयल एंड सपोर्टिव थी जहांगीर के लिए, तो इसके बदले रिस्पेक्ट में या ऑनर में जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने भी अपना प्यार शो किया। कैसे? जहांगीर ने सिल्वर कॉइन पर अपनी बेगम का नाम भी लिखवा दिया। मतलब जो सिल्वर कॉइन थे उसमें जहांगीर, इनका जो टाइटल है वो तो लिखा ही जाता था, इनके साथ साथ दूसरी साइड सिल्वर कॉइन के दूसरी साइड इनकी बेगम नूर जहां का नाम भी लिखा जाने लगा। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब फरमान। सो एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर ऑफ नूर जहां। यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये है एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है? ये किसका फरमान है? ये फरमान है नूर जहां का। द स्क्वायर सील स्टेट्स, तो ये स्क्वायर शेप में है और ये एक तरीके की सील है, तो इसीलिए कहा ये जो स्क्वायर सील है इसमें क्या है? बेसिकली ये क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। कमांड मतलब ऑर्डर। कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूर जहां पातशाह बेगम। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये उर्दू में जो लिखा हुआ है, एक्चुअली ये नूर जहां पातशाह बेगम ऐसे लिखा हुआ है। सो ये जो है ना, ये पूरा जो ये आप देख रहे हो स्क्वायर सील स्टेट, इसमें कमांड या फरमान जारी किया गया किसका? नूर जहां का, राइट? एंड नूर जहां को पूरा टाइटल क्या दिया हुआ था? नूर जहां पातशाह बेगम। पातशाह का मतलब क्या होता है? चीफ रूलर। द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर she became as brilliant as the moon. May Noor Jahan Padshah be the lady of the age. ये देखो कितनी बड़ी बात कही गई है। ये जो राउंड सील है ना, ये इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा यह गया कि शाहजहां के सन, मतलब इनके प्रताप से जो इनकी वाइफ है नूर जहां, वो एकदम ब्रिलियंट बन चुकी हैं, चांद की तरह, चंद्रमा की तरह, राइट? एंड मे नूर जहां पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज, कि अब वो इस चीज की कामना करते हैं कि नूर जहां जो है वो हमेशा लेडी ऑफ द एज रहे, मतलब उनको हमेशा जाना जाए, उनका नाम हमेशा बना रहे, ठीक है? तो इस तरीके की जो सील है, ये जो राउंड सील, इसमें ये चीज लिखी हुई है, इन द प्रेज ऑफ जहांगीर एंड हिज वाइफ नूर जहां।
Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amount of revenues. Nobles का मतलब क्या होता है? जो किंग या क्वीन के जो खास लोग होते हैं या किंग या क्वीन के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको एक अच्छी पोस्ट दे दी जाती है. दीज पीपल आर नोन एज नोबल्स, राइट. तो अकबर के टाइम पर क्या हुआ कि जो नोबल्स थे देवर कमांडिंग लार्ज आर्मीज, मतलब इनके अंडर में काफ़ी बड़ी आर्मी थी एंड दे हैड द एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. तो ये नोबल्स के पास आर्मीज भी होती थी और ये अच्छा खासा रेवेन्यू अमाउंट जनरेट करते थे. तो नोबल पीपल भी कहीं ना कहीं इनके पास पावर थी क्योंकि खूब सारी आर्मी भी थी और रेवेन्यू भी इनका अच्छा खासा बनता था. While they were loyal to the empire, functioned efficiently, but by the end of 17th century, many nobles had built independent network of their own. अब देखो यहाँ क्या बताया है कि जब तक ये नोबल्स अपने राजा के लिए लॉयल रहते थे तब तक तो एम्पायर बहुत ही एफिशिएंट तरीके से वर्क करता था. एफिशिएंट तरीके से वर्क करने का मतलब है कि जब तक ये नोबल्स लॉयल रहते थे तब तक वो एम्पायर स्मूथ तरीके से वर्क करता था. लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम आई एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब 17th सेंचुरी के एंडिंग में, लगभग 1699 के आसपास के टाइम पे. ठीक है, तो 17th सेंचुरी के एंडिंग में हुआ ये कि काफ़ी सारे नोबल्स ने दे स्टार्टेड एजर्टिंग देयर ओन पावर, मतलब इन्होंने अपनी पावर एजर्ट करनी शुरू कर दी. राजा से अलग हट के अपनी पावर जो है बनानी शुरू कर दी, अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना शुरू कर दिया इन्होंने. एंड देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. और ये नोबल्स को जहाँ भी ये दिखता था कि यहाँ इनका अपना खुद का इंटरेस्ट है, इनका लाभ हो रहा है, इनका बेनिफिट हो रहा है, तो वहीं पर ये क्या कर दिया करते थे, अपनी लॉयल्टीज तोड़ दिया करते थे. और ये चीज़ें शुरू कब हुई? एट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी. अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि नोबल्स अपनी पावर को एजर्ट कैसे कर सकते हैं, वो राजा से ऊपर कैसे हो सकते हैं. देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जिसके पास जितनी बड़ी आर्मी, जितना बड़ा रेवेन्यू सिस्टम होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, उतनी ही ज़्यादा पावर उसके पास होगी. अगर कहीं किंग वगैरह की लड़ाई हो जाती थी या कोई वॉर, अगर उनको कोई जंग लड़ने जाना होता था और राजा के पास अगर आर्मी कम पड़ जाती थी तो उस टाइम पर नोबल्स ही थे जो आर्मी प्रोवाइड किया करते थे. तो नोबल्स के पास भी अच्छी खासी पावर हुआ करती थी, राइट. तो इसीलिए जब नोबल्स को ये लगता था ना कि हमारा यहाँ बेनिफिट निकल रहा है, तो वहीं पर वो अपनी जो एक कह सकते हैं इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर दिया करते थे. ठीक है, नेक्स्ट है, वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग 1570s, ही स्टार्टेड डिस्कशंस ऑन रिलीजन विद द उलेमाज, ब्राह्मण्स, जेस्यूट प्रीस्ट हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड ज़ोरोएस्ट्रियंस. देखो जब अकबर 1570s के टाइम पीरियड में, मतलब 16th सेंचुरी में जब ये फतेहपुर सीकरी में थे, तो वहाँ पर ना एक्चुअली एक जगह पर ये अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ डिस्कशन किया करते थे. अलग अलग रिलीजन के जो लीडर्स होते थे, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनके साथ अकबर जो है डिस्कशन किया करते थे. जैसे उलेमाज, ब्राह्मण्स, प्रीस्ट लोग हो गए, रोमन कैथोलिक पीपल हो गए, ज़ोरोएस्ट्रियंस हो गए, इनके जो लीडर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनके साथ अकबर जो है इनके धर्मों के बारे में बात किया करते थे. दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन इबादत खाना. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डिस्कशंस होती थी अलग अलग धर्म के बारे में, ये कहाँ होती थी? इबादत खाना में. इबादत खाना को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ वर्शिप. ठीक है, इबादत खाना कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में. He was interested in the religion and social customs of different people. अब क्वेश्चन ये आता है कि अकबर अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ या उनके लीडर्स के साथ उनके धर्मों के बारे में डिस्कशन क्यों किया करते थे?
इसके पीछे क्या रीज़न था? एक्चुअली अकबर को ये इंटरेस्ट था कि वो दूसरों के रिलीजन के बारे में जाने, धर्म के बारे में जाने, एंड अलग अलग लोगों के अलग अलग सोशल कस्टम्स, सामाजिक रीतियों के बारे में जाने. Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. तो ये लाइन मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम डोगमा एंड बिगेट्स इसका मतलब समझ लेते हैं. डोगमा, a statement or an interpretation declared as authoritative with the expectation that it would be followed without question. डोगमा एक ऐसी चीज़ है जो एक तरीके का स्टेटमेंट है या एक तरीके की ऐसी इंटरप्रिटेशन जो ना ऐसे कह दी जाती है कि अब आप लोगों ने ये बिना क्वेश्चन उठाए माननी पड़ेगी. मतलब अगर कोई लीडर अपने धर्म में यूं कह दे कि जो मैंने बोल दिया आपने वो बिना क्वेश्चन के मानना ही मानना है, तो उसे कहेंगे डोगमा. बिगेट्स का मतलब क्या होता है? एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ और कल्चर. एक ऐसा इंडिविजुअल जो दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट ना करे, दूसरे धर्म के बिलीफ को या दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट ना करे, उसकी तरफ टॉलरेंस ना दिखाए, ऐसे इंसान को हम बिगिट कहते हैं. और इसको हम हिंदी में कहते हैं कट्टरपंथी. ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ये लाइन समझाती हूँ जो यहाँ हमने पढ़ी. अकबर्स इंटरेक्शन विद डिफरेंट पीपल हैविंग द डिफरेंट फेथ, दैट मीन्स कि अकबर ने जब अलग अलग फेथ के लोगों से बात की, दैट मेड हिम रियलाइज, मतलब इससे उनको एक चीज़ समझ में आई. क्या चीज़ समझ में आई? दैट रिलीजियस स्कॉलर्स, मतलब जितने भी ये अलग अलग धर्म के जो स्कॉलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो रिचुअल एंड डोगमास पर एम्फेसाइज करते हैं. मतलब वो कहते हैं अलग अलग धर्म के जो लीडर्स हैं कि आपने ये रिचुअल फॉलो करना ही करना है, आपने हमारे धर्म के ये डोगमास फॉलो करने ही करने. डोगमा मतलब कि जो कह दिया सो कह दिया, बिना क्वेश्चन पूछे लोगों ने वो चीज़ फॉलो करनी है. ठीक है, ऐसी चीज़ों को डोगमा कहते हैं. तो अकबर ने ये कहा कि उन्होंने जैसे जैसे अलग अलग धर्मों से बात की, उनको एक चीज़ ये समझ में आई कि हर धर्म में ना रिचुअल एंड डोगमास को एम्फेसाइज किया जाता है लोगों पर फोर्सफुली, और ऐसी चीज़ें बिगिट्स को बढ़ावा देती हैं, मतलब कट्टरपंथी को बढ़ावा देती हैं. और जब कट्टरपंथी को बढ़ावा दिया जाएगा तो होगा क्या? सोसाइटी में डिविजन्स होंगे, सोसाइटी में डिसहार्मनी होगी, पीस नाम की चीज़ नहीं होगी, मतलब शांति नाम की तो चीज़ ही नहीं होगी. तो इसीलिए अकबर ने क्या करा? अकबर इवेंचुअली एक ऐसे आइडिया के साथ आए जिसे क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया? सुलह कुल, या ये कह लो यूनिवर्सल पीस. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ अकबर किस तरीके से अलग अलग जो है लीडर्स के साथ, अलग अलग धर्म के लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, पर इस डिस्कशन में इनको क्या समझ में आया कि चाहे वो क्रिश्चियन हो, पारसीज हो, जोरेस्ट्रियन हो, या इस्लामिक धर्म हो या हिंदू धर्म हो, हर धर्म में किसी न किसी तरीके की डोगमास हैं. और ये डोगमास जो हैं ये गलत हैं, क्योंकि ये एक कट्टरपंथी को बढ़ावा देते हैं, इनटॉलरेंस को बढ़ावा देते हैं, जिससे हमारे समाज में डिसहार्मनी एंड पीस डिसहार्मनी होता है और पीस नाम की चीज़ नहीं होती है. सो आफ्टर दिस अकबर डिसाइडेड टू फॉर्म हिज ओन रिलीजन, और उन्होंने अपना धर्म स्टैब्लिश करने की कोशिश की, जिस धर्म को उन्होंने नाम दिया सुलह कुल, जिसे हम यूनिवर्सल पीस कहते हैं, या फिर ये कह लो पीस विद ऑल. सो दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रियल्म. सो अकबर ने कहा कि जो इनका ये धर्म होगा ना सुलह कुल, ये एक आइडिया ऑफ टॉलरेंस है, जिसमें किसी भी इंसान के साथ ऐसे लोग जो अलग अलग धर्म में विश्वास रखते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. और यहाँ आपको मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अकबर ने जो कहा वो करके दिखाया. एक्चुअल में यही चीज़ इनको अकबर द ग्रेट बनाती है. इन्होंने जजिया टैक्स जो है वो भी हटवा दिया था, जो कि धर्म के नाम पर लोगों को जो है लोगों पर ये जजिया टैक्स लगाया हुआ था. सो बेसिकली वो भी इन्होंने हटवा दिया था. सो इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ एथिक्स, मतलब जो इनका धर्म होगा ना सुलह कुल, वो एथिक्स पर जो है फोकस करेगा, जैसे कि ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस,
मतलब ईमानदारी, न्याय और शांति, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल सिस्टम है, मतलब ये हर जगह अप्लाई किया जाएगा। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलह कुल। सो अकबर के जो खासा फ्रेंड थे जिनका नाम था अबुल फजल का भी बहुत हाथ है सुलह कुल को आगे बढ़ाने में, इस आइडिया को आगे बढ़ाने में। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। अकबर के बाद जो सुलह कुल के आइडियाज़ थे ये जहांगीर एंड शाहजहां ने भी, या ये कह लो ये जो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है ये जहांगीर एंड शाहजहां दोनों ने ही फॉलो किए। लेकिन सारी गड़बड़ जो हुई थी वो औरंगजेब के टाइम पर स्टार्ट हुई थी। अकबर कमीशन्ड द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियंस। अकबर ने ना एक्चुअली काफ़ी सारे संस्कृत वर्क को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया, जिसके लिए इन्होंने ना एक मकतब खाना या ये कह लो ट्रांसलेशन ब्यूरो ये स्टैब्लिश किया फतेहपुर सीकरी में। किस पर्पज़ के लिए? कि संस्कृत वर्क को पर्शियन में ट्रांसलेट किया जाए। इन्होंने काफ़ी सारे संस्कृत वर्क को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया, जैसे कि महाभारत, रामायण, लीलावती, Yoga Vasisht, and these were some Sanskrit work. They were taken up for the translation into Persian language. The Rajmanama, Persian translation of the Mahabharat, contains lavish illustration of the events of Mahabharat. एक पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत की जिसका नाम है द रजमनामा, ठीक है। इसमें महाभारत के काफ़ी सारे लेविश इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। महाभारत के काफ़ी सारे इवेंट्स को बहुत ही लेविश तरीके से इलेबोरेट किया, इलस्ट्रेट किया हुआ है। तो महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन का नाम क्या है? द रजमनामा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा सुलह कुल जो है ये जो धर्म स्टैब्लिश किया था अकबर ने, राइट, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जहांगीर जो कि अकबर के बेटे थे डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन फॉलोइंग वर्ड्स। तो जहांगीर ने इनके फादर के जो सुलह कुल के आइडियाज़ थे उसको जो है ऐसे फ्रेम करवाया था। तो एक बार अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो। वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, जस्ट फॉर द नॉलेज और द दिस एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द नॉलेज आई वुड से, उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हो। एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज़ अ रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल द क्रीड। मतलब ये जो सुलह कुल है ना, इसमें सभी क्लास का, सभी क्रीड के लोगों को स्थान दिया गया। इन हिज इम्पीरियल डोमिनियंस विच ऑन ऑल साइड were limited only by the sea, there was room for the professors of opposite religions and for beliefs good or bad. The road to intolerance was closed. मतलब सुलह कुल में क्या है कि हर एक धर्म, हर एक बिलीफ, हर एक जाति के एंड चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हर एक इंसान के लिए इस सुलह कुल, इस धर्म में आने की इजाज़त थी, फ्रीडम थी। इसके अलावा सुलह कुल में किसके रास्ते को बंद कर दिया गया? इनटॉलरेंस के रास्ते को। सुन्नीज एंड शियाज met in one mosque and Christians and Jews in one church to pray. देखो, सुन्नी शियाज इनके बीच में भी काफ़ी सारे जो है डिफरेंसेस थे, क्रिश्चियंस एंड जूस के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे। तो अब ये कहा कि सुलह कुल के थ्रू सुन्नीज एंड शियाज एक मॉस्क में प्रेयर कर सकते हैं, क्रिश्चियंस एंड जूस के बीच में जो डिफरेंसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये एक चर्च में प्रे करेंगे। सो ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, राइट। मतलब अकबर ने एक्चुअल में यूनिवर्सल पीस को, इसके प्रिंसिपल को फॉलो किया, स्प्रेड करने की कोशिश की, जिसे सुलह कुल कहा जाता है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।